तो ये वो लोग हैं जो उग्र लोगों को बुलाते हैं, अपनी खुद भी उग्र है, और उग्र लोगों को अपने क्यों बुलाया था बाबर को राणा सांगा ने? राणा सांगा ने इसलिए बुलाया था कि बाबर वहां पर एक बहुत पुरतशद्दुद बादशाह था। गौरी को क्यों बुलाया था? इसलिए कि वो पुरतशद्दुद बादशाह था। गजनी को क्यों बुलाया था? इसलिए कि वो ताकतवर बादशाह था और इनकी ताकत से ज्यादा ताकत रखता था, इसलिए खत लिख लिख के उनको बुलाया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहां जब कभी कमजोर पड़ती है और मुंह के बल गिरने वाली होती है तो बाबर 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 नाम का चालीसा जपती है। तो ये बाबर चालीसा है जो बीजेपी को जिताने के लिए, खुद को जिताने के लिए उसका जप करती है। तो ये बाबर चालीसा का जप है, करने दीजिए। पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2021 शुरू हो चुका है और 2021 में कई राज्यों में चुनाव होने हैं और जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु तमाम राज्य आते हैं। पर अगर चर्चा है तो बंगाल की और असम की। पहले मैं असम से शुरुआत करना चाहूंगा और तमाम राज्यों में जो चुनावी उथल पुथल चल रही है उस पर हमसे बात करने के लिए एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब मौजूद हैं। मैं सर आपसे पहले ये जानना चाहता हूं, बंगाल से ही शुरुआत करते हैं। बंगाल में जय श्री राम के नारे को लेकर के ममता बनर्जी को उकसाया गया, फिर पूरे 2 दिन तक लगातार ममता बनर्जी का कैरेक्टर एसोसिएशन हो रहा है और बीजेपी नेता जो प्रकाश जावड़ेकर हैं वो 6 दिसंबर 1992 की घटना को जायज ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने उस गलती को ठीक कर दिया था। किस तरीके से देखते हैं बंगाल के इस इंसिडेंट को और जावड़ेकर के इस बयान को? देखिए, 2021 में अप्रैल और मई में 5 रियासतों में इंतखाब है। असम में, बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में, पुडुचेरी में। और ये पांचों रियासतों में सिर्फ असम में बीजेपी की हुकूमत है और बंगाल में बीजेपी जाने की कोशिश कर रही है। केरल में और तमिलनाडु में, पुडुचेरी में कोई मुस्तकबिल उनका नहीं है, किसी कीमत पे वो वहां पर सरकार नहीं बना सकते। ये बात बीजेपी जानती है बहुत अच्छे तरीके से। तो सारा का सारा जोर बंगाल के ऊपर बीजेपी का है कि किसी सूरत वो बंगाल छीन ले। इसलिए आप ये देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से टेलीविजन पे बंगाल छाया हुआ है। बंगाल में किसी को मतलब एक छोटी सी भी कोई बात होती है तो नेशनल मीडिया उसको लेके चलता है। उसको पूरे वक्त में ऐसा लगता है कि बंगाल में बीजेपी जैसे छा गई हो। लेकिन ये सिर्फ मीडिया का छलावा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जमीन के ऊपर ममता बनर्जी की जितनी मजबूत पकड़ थी वो अभी भी बरकरार है, ये इलेक्शन के नतीजे बता देंगे। लेकिन उसको डिस्टर्ब करने के लिए और उसका उसका जो बाइनरी है और नैरेटिव चेंज करने के लिए ये हरकतें करते हैं। कल जो बंगाल में हुआ, परसों ममता बनर्जी ने रोड शो किया, 9 किलोमीटर का लंबा रोड शो था। उस दिन जिस दिन वजीर आजम उस रियासत पे पहुंच रहे हैं, वजीर आजम को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब याद आए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस मुल्क के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई और जिन्होंने जय हिंद के नारे के साथ आजाद हिंद फौज को बढ़ाया। नेताजी ने कभी जय श्री राम का नारा तो लगाया नहीं, और जय श्री राम का नारा तो किसी ने भी नहीं लगाया। विश्व हिंदू परिषद के अलावा जय श्री राम का नारा इस मुल्क में किसी ने नहीं लगाया। ये एक तारीख है। नारा लगता रहा तो जय सिया राम का नारा लगाया जाता रहा, या फिर राम राम लोग कहते हैं, रामचंद्र जी की जय बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। जय श्री राम का नारा एक सियासी नारा है और वो जिसका सनातन हिंदू सनातन धर्म से कोई ताल्लुक, कोई लेना देना नहीं है। श्री रामचंद्र जी सीता मैया के बगैर अधूरे माने जाते हैं हमेशा। तो जो आदमी सीता मैया का नाम रामचंद्र जी के नाम नहीं लेता वो हिंदू सनातन संस्थाओं का और प्रथाओं का अपमान करता है। तो भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस, ये वो लोग हैं जो हिंदू प्रथाओं का अनादर कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं जय श्री राम का नारा लगा के। और अब जय श्री राम एक वॉर क्राई बन गया है, ये एक तबले जंग है। ये कोई
धार्मिक आस्था का नारा नहीं है। अब जहां जंग छेड़नी हो, जहां कत्ल करना हो, जहां फिसाद बपा करना हो, जहां पर अनारकी फैलानी हो, जहां पर राजनीति करनी हो, वहां जय श्री राम का नारा लगता है, किसी मंदिर में जय श्री राम का नारा नहीं लगता है। ये बात लोगों को समझनी चाहिए और ये बात ममता बनर्जी बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं कि ये एक ऐलान जंग है। जय श्री राम का मतलब ऐलान जंग है। ये बात ममता बनर्जी समझती हैं और ये बात बंगाल के लोग भी समझते हैं। बंगाल में नारा लगाना था तो जय दुर्गा लगाते, वहां तो दुर्गा मैया की भी जय बोली जाती है, तो दुर्गा मैया की जबान से तो किसी की नहीं फूटा। अगर आस्था के लोग हैं, बंगाली आस्था की बात कर रहे हैं, तो बंगाली अस्मिता भी एक चीज है। तो बंगाल में आप नारा लगाते जय दुर्गा मैया का, वो क्यों नहीं लगाया? तब तो ममता बनर्जी खुश हो जाती वो सुन के, तब वो अगर नाराज होती तब आप ऐतराज करते। लेकिन ये जय श्री राम का नारा किसी सूरत भी, ये एक सियासी प्लेटफॉर्म पर ही लग सकता है, धार्मिक प्लेटफॉर्म पे नहीं लगता। जी, इसी के साथ सर कल जावड़ेकर का बयान आता है, ममता बनर्जी को कोसते हुए कहते हैं कि हमने 6 दिसंबर 1992 को गलती को ठीक कर दिया था। किस तरीके से देखते हैं उनके इस नहीं, बयान को ये तो आप? सुप्रीम कोर्ट का सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 6 दिसंबर 1992 को क्रिमिनल एक्ट हुआ, एक मुजरिमाना अमल था। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अगस्त 2019 को बाबरी मस्जिद मामले में फैसला सुनाते हुए बहुत साफ लफ्जों में कहा है कि 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत गुंडों ने की थी और गुंडागर्दी का एक एक्ट था। आज अगर प्रकाश जावड़ेकर ये बात कह रहे हैं कि हमने वो गलती ठीक कर दी थी, तो फिर उन्हीं गुंडों में प्रकाश जावड़ेकर का शुमार भी करना पड़ेगा और उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की मानहानि का मुकदमा डाला जाना चाहिए। जी। सीधी बात है। जी, क्योंकि सर हम देख रहे हैं बंगाल की तो चर्चा हो रही है, पर असम में भी ज़ुबानी जंग जो है वो तेज हो चुकी है। खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी तरीके की बयानबाज़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहां अमित शाह ये कहते हुए नज़र आए बंगाल चुनाव में रविवार के दिन, जो कांग्रेस से गठबंधन करा हुआ है जिन लोगों ने, वो उग्रवादी संगठन है। किस तरीके से देखते हैं शाह जी के इस बयान को? देखिए, शाहजी अभी नए-नए आए हैं राजनीति में और सरकार में 6 ही साल हुए हैं आके। असम की समस्या सन 1968 और 69 से चल रही है। उनको उसका ज्ञान नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। और अगर है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बोडोस के बारे में उनकी क्या राय है? उल्फा के बारे में उनकी क्या राय है? बोडो नेशनल फ्रंट, वहाँ पर एक उग्रवादी तंजीम है जिसके हाथ में 5000 AK-47 राइफल्स हैं और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात वहाँ के साबिक चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई ने कही थी कि बोडोस के पास में 5000 AK-47 राइफल्स हैं और भारतीय जनता पार्टी बोडोस के बोडोस और भारतीय जनता पार्टी हलीफ हैं, एनडीए का पार्ट है बोडो। क्या क्या कहना है उनके बारे में अमित शाह का? वो तो होम मिनिस्टर है अब तो अमित शाह। लेकिन वो जो जिनके पास 5000 AK-47 जो लहराते फिरते हैं, उनके बारे में अमित शाह की क्या राय है? वो फिर इलेक्शन उनके साथ लड़ेंगे, तो क्या करें? उनके बारे में असम के लोग क्या समझे? देखिए, असम में बीजेपी का हारना इस बार बिल्कुल तय है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। उसका कारण ये है कि पिछली बार 2016 में जब बीजेपी जीती थी, तो वो सिर्फ इसलिए जीती थी कि कांग्रेस ने इलेक्शन ठीक से लड़ा नहीं, एक बात। दूसरी बात, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी कांग्रेस की, जिसके लिए एक विकल्प के तौर पर बीजेपी सामने आई। तीसरी बात कि उन्होंने 2016 में इलेक्शन हुआ था, 2015 सितंबर 2015 में ये गजट नोटिफिकेशन किया था कि जितने लोग बंगाली यहाँ पर आके रह रहे, जो बाद में सीएए का कानून उसी गजट नोटिफिकेशन की बुनियाद पे बना था कि हम तमाम लोगों को सिटीजनशिप देंगे। तो 28 लाख बंगाली स्पीकिंग हिंदू जो असम में रहते हैं, उनके वोट को उन्होंने उस वक्त टारगेट किया था। अभी भी उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज वो बंगाली स्पीकिंग हिंदू इनकी चाल को बुरे तरीके से समझ गए हैं। और यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सीएए के खिलाफ जो मूवमेंट इस मुल्क में खड़ा हुआ, वो बाकी मुल्क में तो पूरे तौर पर पुरअमन था, लेकिन उसकी इब्तदा, उस पूरी तहरीक की इब्तदा
आसाम से हुई थी और असम के बंगाली हिंदुओं ने एक उग्र मूवमेंट शुरू किया था जो पूरे तौर पर पुरतशद्दुद तहरीक थी। टायर जलाए थे, बिल्डिंग्स को आग लगाई थी, क्या-क्या कुछ हुआ था 2019 में ही। और उस वक्त एडवाइजरी जारी की थी आईएनबी की हमारी मिनिस्ट्री ने कि असम में सीए के खिलाफ जो उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं उनको टेलीविजन पे न दिखाया जाए। आज फिर उग्र प्रदर्शन हो रहा है वहां। और यही अमित शाह ने जब परसों वहां विजिट किया तो उनको काले झंडे वहां दिखाए गए, वो किसी टेलीविजन चैनल ने नहीं दिखाया। जब असम में अमित शाह को काले झंडे दिखाए गए परसों ही दिखाए गए। तो ये वहां से हार के आने वाले हैं और बंगाल में ममता बनर्जी इनको पैर नहीं रहे। ये चाहे जितना झूठ बोल ले, इस बार इलेक्शन नहीं जीत सकते वहां। क्योंकि सर इसी के साथ अगर मैं बात करूं असम चुनाव में तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल का एक बयान भी काफी चर्चाओं में है, जहां उन्होंने खास तौर पर जनता के बीच में जाकर के कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर 2024 में आ जाती है तो 3500 मस्जिद ढा देगी, बुर्के पर बैन लगा देगी पहनने पर, दाढ़ी और टोपी पर बैन लगवाएगी। तो किस तरीके से देखते हैं जो बदरुद्दीन अजमल का ये बयान आया है? देखिए, बदरुद्दीन अजमल साहब को असम की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी देखनी है। यूडीएफ वहां इलेक्शन लड़ता भी है, जीतता भी है और अब वो कांग्रेस का हलीफ भी है। और ये वजह है कि अभी पहली मर्तबा अमित शाह के मुंह से उनका नाम बदरुद्दीन अजमल का नाम खारिज हुआ। इससे पहले तो कभी उनकी जबान से बदरुद्दीन अजमल का नाम किसी ने सुना नहीं, क्योंकि वो वहां पर उनको हराने वाले हैं। लेकिन ये जो 3500 मस्जिदों का मामला है, इसके लिए तो 2024 का बदरुद्दीन अजमल साहब बहुत शरीफ आदमी है। कोई वो बिजनेस करने वाले आदमी हैं, राजनीति से तो उनका कोई ताल्लुक है नहीं। वरना तो ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये 3500 मस्जिदें, इसके लिए 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा किसी को। मथुरा पे मुकदमा हो चुका है, काशी पे मुकदमा हो चुका है, कुतुब मीनार पे मुकदमा हो चुका है, बाकी मस्जिदों में भी कुछ ना कुछ चल रहा है। बदरुद्दीन अजमल साहब को वो बात मालूम नहीं है शायद। लेकिन जो कुछ इस मुल्क में जो आरएसएस कहता रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरे मुल्क में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पर हो रहा है। तो बदरुद्दीन अजमल का ये कहना कि दाढ़ी टोपी पर भी सवाल बंगाल में भी है और असम में भी है। तो बदरुद्दीन अजमल इस वक्त इलेक्शन की बात अपने लिए कर रहे हैं, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन ये बात भी अपनी जगह ठीक है कि 2024 का इंतजार इसके लिए करना नहीं पड़ेगा। पहले ही बहुत कुछ हो जाने के खदशात हैं। अल्लाह महफूज रखे सबको। तो रहमानी साहब, मैं यहाँ ये जानना चाहूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो नारा देती हुई नजर आती है कि मुस्लिम मुक्त भारत, ये सब करके क्या वो मुस्लिम मुक्त भारत बना लेगी? उनका टारगेट तो यही है, वो या तो वो मुसलमान रहें जो बीजेपी में शामिल हैं या बीजेपी में हो गए, बहुत सारे लोग हैं। ये दज्जाली जमाना है जिसके बारे में हम सबको बताया जा चुका है पहले, कि यहाँ पर जो इक़्तिदार के साथ रहना चाहते हैं ईमान फरोश, वो तो अपने आप को महफूज समझ सकते हैं। और जो इक़्तिदार के साथ नहीं है, अपोजिशन में, उनमें से कोई भी महफूज नहीं है। तो गैर मुस्लिम महफूज नहीं है। अभी तो जो अपोजिशन में गैर मुस्लिम है वही कहाँ महफूज है। तो ऐसे ही मुसलमान भी महफूज नहीं है। तो वो कोई भी उस सूरत में यहाँ इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन भी महफूज नहीं है और अपोजिशन में मुसलमान, हिंदू, दलित कोई भी वो लोग महफूज नहीं है जो उनके साथ नहीं है। क्योंकि सर इसी के साथ मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, जो कि बिस्वा उनके मंत्री हैं असम से, वो ये कह रहे हैं कि अगर बंगाल में, असम में खास तौर पर कांग्रेस की और एआईयूडीएफ की सरकार बन जाती है तो ये मुगल शासन और बाबर शासन दोबारा से ला देगी। आखिरकार चुनाव में ये बाबर प्रेम, पाकिस्तान प्रेम, ये क्यों निकल करके आ जाता है भाजपा का? भाजपा जब हारने वाली होती है तो बेचारा बाबर जो है वो अपने काबुल में अपनी कब्र से उठ के इनकी मदद को आता है। क्योंकि बाबर ही वो आदमी था जिसको राणा सांगा ने बुलाया था। तब भी राणा सांगा की मदद के लिए भी बाबर आया था यहाँ। तो यहाँ पर तो गौरी भी को भी बुलाया था और गजनवी को भी बुलाया था मदद के लिए पंडितों ने सोमनाथ में। तो यहाँ जब कभी हिंदू नहीं, हिंदुत्व जब कभी खतरे में पड़ता है तो मदद करने के लिए मालूम तारीख में हमेशा से कभी बाबर आता है, कभी गजनवी आता है, कभी गौरी आता है। तो ये वो लोग हैं जो उग्र लोगों को बुलाते हैं, अपनी खुद भी उग्र है और उग्र लोगों को अपने क्यों बुलाया था बाबर को राणा सांगा ने इसलिए बुलाया था कि बाबर वहां पर एक बहुत पुरतशद्दुद बादशाह था। गौरी को क्यों बुलाया था? इसलिए कि वो
पुरतशद्दुद बादशाह था। गजनी को क्यों बुलाया था? इसलिए कि वो ताकतवर बादशाह था और इनकी ताकत से ज्यादा ताकत रखता था, इसलिए खत लिख लिख के उनको बुलाया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहां जब कभी कमजोर पड़ती है और मुंह के बल गिरने वाली होती है तो बाबर 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 नाम का चालीसा जपती है। तो ये बाबर चालीसा है जो बीजेपी को जिताने के लिए, खुद को जिताने के लिए उसका जप करती है। तो ये बाबर चालीसा का जप है, करते करने दीजिए।